नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन पार्ट 14। पिछले क्लास में हमने सॉल्यूशन पार्ट 13 कवर किया था और पार्ट 13 में हमने आपको कुछ बेसिक बताया था। किसके बारे में बेसिक बताया था? तो हमने बेसिक आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है। हमने आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था टोनोसिटी के बारे में कि भाई टोनोसिटी क्या होता है, हमने इसके बारे में आपको बताया था। फिर इसमें हमने आपको हाइपरटोनिक के बारे में बताया था। हमने आपको हाइपोटोनिक के बारे में बताया था। हमने आपको आइसोटोनिक के बारे में भी बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाई सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, यानी हाउ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड। सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, ये हमने आपको बताया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। यानी हमने बताया था आपको कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमने आपको इसके बारे में बताया था। और इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन एक फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, और वो क्या है? दैट इज प्रेशर। ठीक है, हमने जो है प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। बाकी जितने भी हैं जैसे जैसे क्या भैया, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भाई नेचर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने स्टायरिंग का इफेक्ट देखा था कि भाई स्टायरिंग से क्या हो रहा है, आपका सॉल्युबिलिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है। फिर हमने मॉलिक्यूलर साइज पे डिस्कस किया था। फिर हमने नेचर ऑफ फोर्स पर डिस्कस किया था कि भाई फोर्स के नेचर का क्या रोल होता है सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, तो हमने अप्रोक्स 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर से प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और जैसे हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हम लोग 2 केस लेके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या चीज, सॉलिड इन लिक्विड केस को लेके। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था सॉलिड इन लिक्विड केस को लेके, जिसको हमने सील बोला था शॉर्ट में, है ना। और एक हमने और डिस्कस किया था जिसका नाम था गिल, यानी गैसेज इन लिक्विड। यानी हम लोग अभी 2 स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि जो आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है इसका जो स्टेट है, यानी सॉल्यूशन स्टेट जो है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के स्टेट पर। याद रखिएगा, सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो सॉल्वेंट के स्टेट पर डिपेंड करता है। यानी अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो गया तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट आपका गैसियस है, ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन, अगर आपका सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, अभी हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है? तो अभी हमने जो है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया है। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे एंड एट लास्ट हम लोग जो है गैसियस सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, है ना, यहाँ तक ठीक है। खैर, हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि भाई हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या हमारा आज का कि भाई SIL, सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल आप जान लो क्या भाई, कि सॉलिड, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड डज नॉट चेंज एप्रेसिबली विथ प्रेशर। यानी एक तरह से इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रेशर का, ठीक है भैया, प्रेशर का, ठीक है, सील पे यानी सॉलिड इन लिक्विड पे एंड LIN यानी लिक्विड इन लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड, यानी अगर सॉल्यूट पार्टिकल जो है आपका वो सॉलिड है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल वो अगर आपका लिक्विड है तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात आती है कि भाई क्यों नहीं पड़ता, तो आपको बताना है क्योंकि भैया ये इनकम्प्रेसिबल्स होते हैं। सॉलिड जो होता है और जो लिक्विड्स होता है ये क्या होते हैं, आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और जब इनकम्प्रेसिबल है तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, सिल में और लील में, सिल में और लील में, लील यानी लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिल यानी सॉलिड इन लिक्विड और लील यानी लिक्विड इन लिक्विड। तो सिल में और लील में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता? बिकॉज ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ऑल ओके ना?
चलिए, अब देखा जाए, अब क्या देखा जाए भाई, तो गिल में यानी गैसेज इन लिक्विड में क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में यानी गैसेज में यानी गिल में प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके बारे में सबसे पहले विलियम हेनरी ने, ये है विलियम हेनरी ने, ठीक है, विलियम हेनरी ने सबसे पहले बताया था। कब बताया था, तो 1803 में बताया था। इन्होंने नोटिस किया था, सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था भाई, कि प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सिल में, सिल यानी सॉलिड इन लिक्विड पे। और इन्होंने बताया था कि भाई अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन लेकिन किस में, गिल की बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गिल की बात हो रही है। यानी अगर आपका सॉलिड पार्टिकल जो है वो गैसेज होगा तब, अगर सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, गैसेज होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्या होगा भाई, गिल में क्या होता है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये जो है प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भैया वो सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज के बारे में किसने बताया, सबसे पहले विलियम हेनरी ने बताया। कब बताया, तो 1803 में बताया। एकदम क्लियर है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई सॉलिड पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा था, लिक्विड सॉलिड पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भैया ये दोनों इनकम्प्रेसिबल थे। लेकिन लेकिन गैस पे तो असर पड़ रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको बताना है, क्योंकि गैसेज बीइंग कंप्रेस्ड, गैसेज जो होते हैं ये कंप्रेसिबल है। गैसेस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अब गैसेस को कंप्रेस क्यों कर सकते हैं, तो आप यहां बता सकते हो कि गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ना के बराबर होता है, स्पेस होता है। दैट इज वाई गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। तो कंप्रेसिबल होते हैं तो आप प्रेशर बढ़ाओगे आप, तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। यानी आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ओके ना, क्या है भैया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा स्टेटमेंट आप पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप थोड़ा पढ़ो एक बार। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी जिल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जिल की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डायग्राम देखो, यहाँ पे दो डायग्राम हमने लगा रखा है, ये थोड़ा डायग्राम आप देखो, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, प्रेशर कम है तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये काफी कम घुल रहा है। यहाँ देखो प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉलिड पार्टिकल्स पूरा का पूरा घुल गया, है ना। तो याद रखिएगा, झील में यानी गैसेज इन लिक्विड में प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा। और इस चीज के बारे में किसने बताया, विलियम हेनरी ने बताया, है ना। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट जो है जॉन डॉल्टन ने भी बताया था, एकदम सेम कॉन्सेप्ट, यही डिट्टो कॉन्सेप्ट जो था वो जॉन डॉल्टन ने भी बताया था, लेकिन उनका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग था। ये तो हेनरी का स्टेटमेंट क्या था, तो हेनरी ने कहा था कि भाई पार्शियल प्रेशर, एक बार पढ़ लो आप यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। यानी प्रेशर यहाँ पे देखो, प्रेशर अगर कम रहेगा तो कम घुल रहा था, ये जो था इसमें कम घुल रहा था, प्रेशर बढ़ा दिया गया तो भाई देखो ये ज्यादा घुल गया इसमें आपका, है ना, यही हेनरी लॉ। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट जॉन डॉल्टन ने भी कहा था, ठीक है, जॉन डॉल्टन ने भी सेम कॉन्सेप्ट कहा था। देखो जॉन डॉल्टन ने क्या कहा था, तो जॉन डॉल्टन ने क्या कहा था कि भाई इन्होंने कहा था कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इन्होंने केवल नाम चेंज कर दिया था, ठीक है, इन्होंने जो केवल नाम आपका चेंज कर दिया था, इन्होंने केवल एक वर्ड यूज कर दिया था, मोल फ्रैक्शन। इन्होंने क्या कहा था कि भाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इन्होंने सॉलिबिलिटी ऑफ गैस का वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने इसके जगह पे यानी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के जगह पे इन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का वर्ड का यूज किया, अंतर यही है, ठीक है। और यूजुअली होता क्या है, मतलब अगर हेनरी लॉ को जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो डॉल्टन्स लॉ के फॉर्म पे ही एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, अब स्टेटमेंट एक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर हेनरीज लॉ स्टेट दैट, मतलब हेनरी ने दिया था, सही बात है, डॉल्टन ने भी दिया था, लेकिन हेनरी के कॉन्सेप्ट का यूज ना करके यानी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ये जो वर्ड है आपका, इनका यूज ना करके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होता है यूजुअली यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग जो है यूजुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का वर्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है हेनरी लॉ कि भाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये देखो मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, हम लोग मोल फ्रैक्शन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में
पढ़ेंगे, है ना। यहां तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर से एक बार, क्या होता है हेनरी लॉ, तो बोलता है क्या कि सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी सॉलिबिलिटी जो होता है, यानी एस जी, इसको आप एस जी भी बोल सकते हो ताकि गैस आपको फील आए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, तो प्रेशर के, ठीक है। और हमने पढ़ा होगा कि भाई इसको हटाओगे, ठीक है, इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट लग जाता है, दैट इज के एच, ठीक है। और ये हो गया क्या चीज आपका के एच, के एच को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट, याद रखिएगा, के एच को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। और यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कि भाई हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि हेनरी कांस्टेंट क्या होता है। तो हेनरी कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द सॉलिडिटी ऑफ गैस इन 1 मोल डीएमक्यू at 1 मोल पर डीएमक्यू एट 1 एटीएम एट रेफरेंस क्या चाहिए टेम्परेचर। आप इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हो किसको, हेनरी कांस्टेंट को। और हम लोग देखेंगे कि भाई हेनरी कांस्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिबिलिटी पे, वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लो कि भाई हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ क्या होता है कि भाई प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉलिबिलिटी के, लेकिन गिल में, गिल यानी गैसेज इन लिक्विड में, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से हेनरी लॉ का आइडिया लग गया होगा, है ना। यहां तक तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा इसका यूज देख लेते हैं कि भाई इसका यूज क्या है, इसके लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई क्या इसके यूज है, ठीक है, और इसके क्या क्या लिमिटेशन है। अब हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि भाई एस जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जी, और इसको हम लोग हटा के क्या लगा रहे हैं, एक कांस्टेंट लगा रहे हैं जिसको बोलते हैं कि एच, यानी हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, और यही क्या है आपका हेनरी लॉ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, प्रेशर कम था तो कम घूर रहा था, प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा घूर रहा है ना। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसका थोड़ा यूज देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे अच्छा इसका यूज है, सबसे जो कॉमन यूज है, तो सॉलिबिलिटी का, ठीक है, सॉलिबिलिटी बढ़ाने में, CO2 की सॉलिबिलिटी बढ़ाने में, ठीक है। ये सब क्या है आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, ये सब सारे क्या है आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में हम लोग जो है ना बहुत जल्द एक क्लास, स्पेशल क्लास जो होगा हम लोग डेडिकेट करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कब आया इंडिया में, कब से बन रहा है, इसमें क्या क्या लगता है, कैसे बनाया जाता है, इसका पूरा प्लांट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में एक डिटेल लेक्चर जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। फिलहाल आप जान लो कि इसका जो होता है यूज, यानी हेनरीज लॉ के कॉन्सेप्ट का यूज जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। तो क्यों होता है भाई, तो सिंपल सी बात है, CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, CO2 के कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगर हमको पता है कि अगर हमको CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ठीक है, यानी अगर हमको CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो हमको भाई प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना उनको टाइटली पैक किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइटली क्या है आपका पैक है, तो टाइटली पैक तो CO2 जो है आपका अच्छे तरीके से, देखो ये जो CO2 है आपका वो अच्छे तरीके से डिजोल्व हो गया, किसमें, लिक्विड में, यानी गिल की बात हो रही है, गिल की, गैसेज इन लिक्विड में। तो सिंपल सी बात है, CO2 बढ़ेगा, सॉरी प्रेशर बढ़ेगा तो CO2 जो है अच्छे तरीके से उसमें घुल जाएगा। इसीलिए जो CO2 होता है उसको टाइटली पैक किया जाता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो, जैसे आप क्या करते हो, ढक्कन खोलते हो तो CO2 जो बबल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं, तो एक तरह से बोल सकते हो कि प्रेशर कम होने लगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पहला यूज समझ आ गया होगा। क्या यूज है भैया, तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाना या CO2 की सॉलिबिलिटी बढ़ाना। किसमें CO2 को सॉलिबिलिटी बढ़ाना है, तो आपका सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है। तो आपको उम्मीद है पहला पॉइंट आइडिया लग गया होगा, तो भाई CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, है ना, एकदम क्लियर है। अच्छा, दूसरा डिस्कस किया जाए कि भाई एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जब ऊपर हम लोग जाएंगे, एक हाइट पर जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको फील कराते हैं, ठीक है, तब आपको बेहतर फील आएगा। देखो, ये इंसान है, हायर एल्टीट्यूड पर है ना, कहां पर है, हायर एल्टीट्यूड पर है। तो हायर एल्टीट्यूड पर क्या होगा, जो प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो काफी कम होगा, है कि नहीं। जो हमारा प्रेशर होगा, किसका प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर, कहां पे, तो ब्लड में, कहां पे, तो ब्लड में। देखिए ध्यान से, जब आप हायर लेवल पर जाओगे, हायर लेवल यानी हायर, जब आप एल्टीट्यूड पर जाओगे तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो ग्राउंड लेवल से तो कम होगा ना, ऑब्वियस है कि कम होगा, है कि नहीं, कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, एक तरह से आपका जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जिसके चलते क्या हो जाता है, वीकनेस फील होने लगता है, इंसान जो होता है सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे खो देता है। और ये जो प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो गया है ब्लड में। और ये जो प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं, है ना। और इसके चलते आपका नाक से ब्लड भी आने लगता है। और आपने देखा होगा भाई जब हम लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं,
ठीक है। तो वहां पे हाई एल्टीट्यूड पर कहा जाता है कि भाई आप मास्क का यूज करो, मास्क लगा लो, आप मास्क आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि आपको एनॉक्सिया ना हो, आपके नाक से ब्लड ना आए। ठीक है, तो याद रखिएगा हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है हमारे ब्लड में कम हो जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, एनॉक्सिया हो जाता है, इंसान कमजोर फील करने लगता है, नाक से उसके ब्लड आने लगता है। ठीक है, वो फेंट भी हो सकता है, बेहोश भी हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, आपको ऊपर से जो ना ऑक्सीजन मास्क जो होते हैं फ्लाइट में प्रोवाइड किए जाते हैं, या जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो हाई माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो अपने ऊपर अपने बैक पर ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, हमने दो डिस्कस किया। पहला हमने क्या डिस्कस किया, ये वाला सॉफ्ट ड्रिंक वाला। दूसरा हमने क्या डिस्कस कर लिया कि भाई हाई एल्टीट्यूड वाला, और हमने एनॉक्सिया को भी समझ लिया। क्या होता है एनॉक्सिया? तो थिंकिंग एबिलिटी जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है हायर एल्टीट्यूड पे, और ये जो प्रॉब्लम होता है इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं भैया? तो एनॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड थर्ड क्या होता है? थर्ड बेंड्स। और थर्ड किससे रिलेटेड है? तो स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर यानी क्या चीज? जो समुद्र के अंदर जाते हैं रिसर्च करने या कुछ पता करने, जो समुद्र के अंदर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं। तो उनको क्या हो जाता है, जैसे वो अंदर जाते हैं तो जितने भी समुद्र के अंदर गैसेज होते हैं, ठीक है, वो गैसेज जो होते हैं, जो हार्मफुल गैसेज होते हैं, ठीक है, वो जो हार्मफुल गैसेज होते हैं वो आपके ब्लड में डिजॉल्व होने लगते हैं, यानी उनका डाइसोल्यूशन जो होता है वो बढ़ जाता है ब्लड में। ठीक है, डाइसोल्यूशन जो होता है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है, यानी ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो घटने लगता है। और वो जैसे 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 ही वो ऊपर आते हैं, ठीक है, तो उनका जो नस होता है, यानी जो नर्व्स होते हैं, उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पेन होता है, इसी पेन को हम क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट पढ़ो आप यहाँ पे, स्कूबा डाइवर सफर फ्रॉम पेनफुल इफेक्ट called bends due to decompression of gases dissolve in their blood when they move backward towards water surface। यानी जब वो अंदर गया तो अंदर तो ऑलरेडी हार्मफुल गैसेस थे, तो उसके ब्लड में बहुत सारा घुल गया, ब्लड में घुल गया, तो ऑक्सीजन का जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज था वो काफी कम हो गया जैसे ही वो ऊपर आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्राम से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आपको बेहतर फील आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको हम जो है डायग्राम से देखो, ये हो गया आपके स्कूबा डाइवर हो गया, है ना। ये कौन सा डाइवर हो गया? यहाँ पे ड्राइवर नहीं होगा, डाइवर होगा। ठीक है, ये स्कूबा डाइवर हो गया। तो ये क्या क्या है? अंदर गया है, काफी अंदर गया है। तो अंदर गया है तो क्या होगा यहाँ पे? हायर डाइसोल्यूशन होगा ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज अंडर वाटर, यानी उसके शरीर के अंदर, उसके ब्लड में जो है ना बहुत सारा डाइसोल्यूशन होगा। डाइसोल्यूशन क्या होता है हमने आपको बता रखा है पिछले क्लास में भी। ठीक है, और हाई प्रेशर से होगा। ठीक है, तो जैसे वो ऊपर आते हैं तो उनका जो उनको बेड्स हो जाता है, बेड्स यानी यहाँ पे उनका जो नस होता है वो नस में उनको पेन होने लगता है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, यानी आप बोल सकते हो कि हाई जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए, ठीक है, वो अपने साथ क्या करते हैं? एक टैंक ले जाते हैं। ये टैंक है ना, अपने साथ वो एक टैंक ले जाते हैं, और उस टैंक में क्या होता है? आपका आपका 56% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। 32% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और 12% क्या होता है? हीलियम होता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ भी लॉजिक यही तब मेरे बताने का कि भाई अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। और इसका यूज जो होता है कहाँ पे होता है? सी डाइवर जो होते हैं अपने टैंक में अपना इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने जो है सबसे पहले हेनरी लॉ को समझा कि भाई हेनरी लॉ क्या होता है, ये हमने समझा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या क्या समझा भाई? हमने एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ भी देख लिया। हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। ठीक है, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग भी गया होगा कि भाई हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है। अगर आपको आइडिया नहीं लगा तो फिर से एक बार आप देख लो फिर से। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीज करने में, पहला बेड्स को अवॉइड करने में, टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूट विथ हीलियम 11.7%, 56.2% उसमें नाइट्रोजन होता है, और 32.1% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्यों? ताकि वो बेंड से बच पाए, और बेंड हमने अभी आपको बताया। ठीक है, अच्छा, जब ऊपर जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है? वो सोच नहीं पाते, उनको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो एनॉक्सिया से बचने के लिए क्या हो जाता है? मास्क प्रोवाइड किया जाता है, या आपका एक्स्ट्रा सिलेंडर लेके जाया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है। जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके कैरी करते हैं। ठीक है, जब भी वो हाई क्लाइंबिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं भाई लिमिटेशन क्या क्या है। ठीक है, हेनरी लॉ हमने समझा दिया आपको, हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है, किसने दिया। ठीक है, और सॉलिड इन लिक्विड
पे लागू क्यों नहीं होता, मतलब उसका प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, वो आप सब हमने डिस्कस कर दिया। अब बात आती है कि भाई इसका लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशन यानी इसका बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखो ये जो लॉ है आपका हेनरी लॉ है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रेशर काफी कम होगा। याद रखिएगा, ये जो लॉ है आपका ये तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रेशर काफी कम होगा, टेम्परेचर काफी कम होगा, है कि नहीं। और जो गैसेज है वो ज्यादा नहीं घुले। ठीक है, गैसेज अगर ज्यादा घुल जाएगा तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, गैसेज नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट और नॉर डिसोसिएट और एसोसिएट। और एक चीज और है यहाँ पे, गैस का टूटना नहीं चाहिए। अगर गैस आपका रिएक्ट कर गया, अगर गैस जो है आपका जो सॉल्यूट है अगर वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर गया तो आपका हेनरी लॉ फेल हो गया। अगर प्रेशर एकदम कम तब आपका ये फेल हो गया, सॉरी, ये तभी काम करेगा जब प्रेशर लो होगा, ये तभी काम करेगा जब आपका टेम्परेचर भी लो होगा। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब आपका जो गैस है वो ज्यादा सॉल्युबल ना हो। तो ये सब क्या है, इसके लिमिटेशन है। किसके लिमिटेशन है, तो ये हेनरी लॉ के लिमिटेशन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ग्राफ देख लो आप, ये ग्राफ देख लो। अब ग्राफ, ये किसका ग्राफ है आपका, तो ये मोल फ्रैक्शन का और पार्शियल प्रेशर का ग्राफ है। और हमने आपको बता रखा है कि डाल्टन के हिसाब से, ठीक है, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे बता सकते हो। और यहाँ पे ग्राफ से आप देख सकते हो कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सीधा सा ग्राफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पढ़ लो। ये स्टेटमेंट क्या है भैया यहाँ पे, है ना। ये जो ग्राफ किसका ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया गया है, तो ये जो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है किसका, सॉलिबिलिटी ऑफ HCl गैस का इन साइक्लोहेक्सेन एट 293 डिग्री, सॉरी नॉट 293 डिग्री, 293 केल्विन। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। और ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, KH बोलेंगे, है ना। ये जो स्लोप निकल के आ रहा है इस स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, KH यानी हेनरी कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। अच्छा, अब एक दो पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। जैसे हमने आपको थोड़ी देर बताया पहले कि भाई हेनरी कांस्टेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट जो है इससे भी हम लोग बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे कैसे, अगर KH ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर KH यानी हायर द वैल्यू ऑफ KH, है ना, एट ए गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी KH अगर है ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी है कम। याद रखिएगा, KH अगर है ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी है कम। KH अगर है कम, KH यानी हेनरी कांस्टेंट, KH अगर है कम तो सॉल्युबिलिटी है ज्यादा। फिर से तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या भाई कि जो KH है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी के ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर से एक बार पढ़ लो आप इसको कि हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो हमने समझ लिया। अब थोड़ा देखा जाए कि भाई टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर पर KH का क्या इफेक्ट पड़ता है, या टेम्परेचर पर या टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो थोड़ा देख लिया जाए। देखिए, जो KH होता है वो बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। यानी जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, KH के, ये आप याद रख लो। और आपका जो KH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। बस आप ये दो पॉइंट्स ध्यान में रख लो, काम हो गया आपका। क्या क्या, जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, KH के। यानी KH बढ़ेगा, यहाँ पे देखो KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा यानी T बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, अगर T घटेगा तो KH घटेगा, है ना। ऑल ओके ना। अच्छा, और आप यहां पढ़ो, इंडिकेटिंग दैट द सॉलिडिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी यहां से ये आइडिया लग गया कि भाई अगर आप टेम्परेचर घटाओगे, अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर घटाओगे। ठीक है, देखो इसको आपको हम अलग तरीके से समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से बस केवल आप। ठीक है, ये देखो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और आपको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने आइडिया लगा लिया कि भाई आपका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, KH के। KH यानी हेनरी कांस्टेंट। हमने ये भी समझ लिया कि जो KH है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, है ना। अच्छा, और हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए, आपका अगर टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर जो होता है या सॉल्युबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये 3 पॉइंट बस आप याद कर लो। ठीक है, क्या याद कर रखोगे, इसको आप ऐसे समझो कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो KH बढ़ गया, KH बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी घट गया। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी घट गया,
ठीक है। टेम्परेचर अगर घट गया तो KH भी घट गया, KH घट गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है भाई, टेम्परेचर अगर बढ़ गया सॉल्युबिलिटी घट गया, टेम्परेचर घट गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा कैसे घट गया, क्यों घट गया, ये भी हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, ये हमने अच्छे तरीके से आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज अच्छे तरीके से हेनरीज लॉ के बारे में आइडिया लग गया होगा। हेनरी लॉ क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब हमको क्या समझना है, अब हमको क्या करना है। ठीक है, अब हमको जो है समझना है क्या भाई कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन को कैटेगराइज करके बता रखा है। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या समझना है कि भाई सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना हमको। ठीक है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रखे हैं, जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। हमने बहुत तरह के सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, लेकिन हम लोग एक अलग तरीके से आज क्लासिफाई करने वाले हैं, किसको, सॉल्यूशन को। ठीक है ना, अभी देखो आप, तो सॉल्यूशन को हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे, सॉल्यूशन को हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये तो हमने आपको बता रखा है। आई थिंक सेकंड क्लास में हमने आपको बताया था कि भाई फिजिकल बेसिस पर, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, ये तो हमने आपको बता रखा है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे हम लोग किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं। देखो, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है तो बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, याद रखिएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 तो क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 है तो बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन या टर्सरी सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, 4 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको क्वाटनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन हमने जो है केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करना है। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही क्या करना, हमने डिस्कस करना है। ऑल ओके ना, है ना। हमने किसके बारे में डिस्कस करना है, केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। और बाइनरी सॉल्यूशन यानी क्या चीज, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, फिर से एक सॉल्यूट और एक क्या चीज, सॉल्वेंट। अगर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बाइनरी बोलेंगे। ये तो हो गई बात। अच्छा, एक हम लोग और बेसिस पर सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन और एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमको थोड़ा बहुत जानना होगा किसके बारे में, कि भाई ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड में क्या अंतर होता है। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा हमको जानना होगा। ठीक है, और ये हमारा आज एक लास्ट टॉपिक होगा। और इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम लोग जो है अगले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या क्या तरीके हैं कंसंट्रेशन मेजर करने के, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक को, यानी ये जो आपका क्या है कोलोइड है, ठीक है, जो कोलोइड है आपका सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में है, सबसे पहले इसके बीच का हम लोग अंतर देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज की क्लास का ओवर करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हमने समझ लिया होगा कि भाई, और उम्मीद आपको भी समझ आ गया होगा कि भाई हेनरीज लॉ क्या होता है, कब कब लागू होता है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, तो सॉल्यूशन, हमको क्या जानना है, सॉल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो क्लियर है कि भाई ये होमो है और ये दोनों क्या है, आपके हेट्रो है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि भाई एक आपका होमो है, दूसरा क्या है, हेट्रो है। और सॉरी, एक होमो दोनों हेट्रो, सिंपल सी बात। अब देखो, अब थोड़ा फील करो, देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे पार्टिकल का साइज काफी छोटा है, यहाँ पे पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा और यहाँ पे बहुत बड़ा। सबसे पहला अंतर तो यही दिख गया आपको कि भाई इसमें पार्टिकल का साइज एकदम छोटा, इसमें थोड़ा बड़ा, इसमें बहुत बड़ा। पहला अंतर हो गया, है कि नहीं। स्टेटमेंट पढ़ लो आप यहाँ पे। ठीक है, क्या है भैया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वेरी स्मॉल इन डायमीटर है, यहाँ पे बीच वाले हैं इंटरमीडिएट है, और यहाँ पे बहुत बड़े हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े हैं। सबसे आसान सा अंतर ये हो गया। ऑल ओके ना। चलिए, दूसरा क्या भाई, दूसरा आप यहां से बता सकते हो, देखो यहाँ पे कि भाई पार्टिकल साइज तो हमने देख लिया कि भाई ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होगा, नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ होता है। ठीक है, कोलोइड में क्या होगा, बीच का होगा, यानी इन दोनों के, कोलोइड में क्या, पार्टिकल का साइज, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल का साइज जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन कितना होगा, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से अधिक होगा। ये जो होता है ट्रू सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, क्लियर होता है, ये क्लाउडी दिखाई देता है और ये भी क्लाउडी दिखाई देता है।
होमोजेनिटी, तो ये हमने आपको बताया कि भाई ये होमोजेनस है, ठीक है। और ये जो कोलॉइड है ना, ये दोनों हो सकता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों हो सकता है। सस्पेंशन कंप्लीटली हेट्रोजेनस है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी की बात कर लिया जाए तो ये ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन अक्सर कलर्ड दिखाई देता है, कलर्ड, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ऑफन मैंने अक्सर ट्रांसलूसेंट होता है एंड ओपेक बट कैन बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ऑफन यानी अक्सर ओपेक होता है लेकिन ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है। इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, और ये तो ऑटोमेटिकली सेपरेट होता है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स के साइज इतने बड़े होते हैं कि इसको हम लोग पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और ये अपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये नमक और पानी का हो गया, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया आपका सस्पेंशन हो गया, और ये क्या हो गया कोलॉइड हो गया, ठीक है। तो सबसे आसान अंतर होता है पार्टिकल के बेसिस पर, ठीक है, पार्टिकल के बेसिस पर कैटेगराइज कर लेना ही सबसे आसान होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉल्यूशन क्यों बनते हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आई थिंक पिछले क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि भाई सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत कोलॉइड के बारे में जान लेते हैं। तो कोलॉइड तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई उन दोनों के बीच का है, यानी ट्रू सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन के बीच का होता है, ठीक है, सस्पेंशन के क्या होता है, बीच का होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड, ठीक है। ये तो पॉइंट क्लियर है कि भाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या भैया, तो उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भाई इसमें जो है आपका, यानी जो आपका क्या चीज कोलॉइड जो है, ठीक है, जो आपका कोलॉइड है ये कोला वर्ड से आया हुआ है, याद रखिएगा। जो कोलॉइड है ये किस वर्ड से आया हुआ है, ये कोला वर्ड से आया हुआ है, कोला। और कोला का मतलब होता है ग्लू। 10 कोलोइडल पार्टिकल्स आर ग्लू लाइक सबस्टेंसेस, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ग्लू लाइक सबस्टेंसेस जो होते हैं ना, जितने भी ग्लू लाइक सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलोइड। सिंपल सा तरीका है याद करने का, ग्लू लाइक सबस्टेंसेस। देखिए कोलोइड के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं, देखिए क्योंकि पहली बात ये बीच का है, थोड़ा सा पकड़ने में मुश्किल होता है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा देखते कि भाई उसमें आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पाओगे, वो आप क्लियरली बता सकते हो। सस्पेंशन में पार्टिकल के साइज इतने बड़े होते हैं कि आप आसानी से उसको देख के बता सकते हो। प्रॉब्लम आता है कोलॉइड्स में ही, दैट इज वाई हम आपको थोड़ा कोलॉइड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो समझ लो कि भाई इन दोनों के बीच में आता है, और कोलॉइड जो कोला वर्ड से आया हुआ है, कोला। और सिंपल सी बात है, जितने भी ग्लू लाइक सबस्टेंसेज होते हैं ना, समझ लो कि वो क्या है, कोलॉइड्स। आसान तरीका है समझने के लिए, जितने भी ग्लू लाइक सबस्टेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। और ये हमने आपको बता रखा है कि भाई फिल्टर पेपर से ये पास कर सकते हैं, लेकिन एसपीएम से, देखिए यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में भी हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग अगले क्लास में हम लोग जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है हम लोग सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद हम लोग जब हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस कर रहे होंगे, उस समय हम लोग जो है एसपीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि भाई क्या होता है कोलॉइड, ठीक है। और ये सब देख लो आप कि भाई एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है, पार्टिकल साइज ये सब हमने आपको बता रखा है, ठीक है। नॉर्मली इनविजिबल होता है, ठीक है। तो ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक बार देख लेना आप। और आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा नीचे क्लासेस में, यानी आई थिंक क्लास 9th में आपने ये सब पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बताओ।